Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, please click on the I button given above. And today we are going to study the topic that is alcohols, phenols and ether. This is topic number 11 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12, that is alcohol, phenols and ether. The topics to be covered in the chapter are these. Out of this we are done with introduction, classification, nomenclature, alcohols and phenols. In the last video we have seen preparation and physical properties of ether. Today we are going to discuss chemical properties of ether. So today we are going to see the chemical properties of ether and uses of alcohols and phenols and ether. So we need to see today these topics, that is ethers, properties, chemical properties and uses of alcohols, phenols and ether. Today first we'll begin with the chemical properties of ether. So let's see the chemical properties of ether first. So first is the laboratory test for ether. How can you identify ether in lab? So ethers जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, सेम एज अल्कोहल्स. अल्कोहल्स की तरह ईथर भी न्यूट्रल कंपाउंड्स है इन एक्वस मीडियम. मतलब ईथर को जब आप पानी में डिज़ोल्व करोगे और लिटमस टेस्ट करोगे तो आपके ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर दोनों भी अनचेंज्ड रहेंगे, दोनों का कलर वैसे के वैसे ही रहेगा. ये प्रूफ करता है कि ईथर न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं. ईथर न्यूट्रल है इसलिए वो बेस के साथ, कोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ या एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते. वो इतने न्यूट्रल हैं कि वो एक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्ट नहीं करते. यदि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं अल्कोहल्स के तो आपको याद होगा अल्कोहल न्यूट्रल कंपाउंड है बट उसमें थोड़ा सा एसिड कैरेक्टर होता है, उसकी वजह से वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्टिव है. बट ईथर इतना न्यूट्रल है कि वो एक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्टिव नहीं है, ना कोई बेस के साथ, ना कोई डाइल्यूट एसिड के साथ, ना रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ. बट यदि आपको ईथर को पहचानना है तो ईथर को आप कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिज़ोल्व कर दीजिए और वो डिज़ोल्व हो जाएगा और फॉर्म करेगा ऑक्सीनियम सॉल्ट. तो कोई ऐसा मैंने आपको कंपाउंड दिया है लैब में जो कोई भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है बट वो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिज़ोल्व हो रहा है, तो वो पक्का ईथर है. और वो डिज़ोल्व होता है H2SO4 में, कॉन्सेंट्रेटेड कोल्ड H2SO4 में, क्योंकि वो फॉर्म करता है ऑक्सीनियम सॉल्ट. तो दिस इज़ दी ऑक्सीनियम सॉल्ट और इसके फॉर्मेशन की वजह से वो H2SO4 में डिज़ोल्व हो पाता है. ठीक है, तो ईथर रिएक्ट्स विथ H2SO4, तो क्या होगा इसमें का H प्लस यहाँ चला जाएगा और ये बन जाएगा HSO4 माइनस और ये बन जाएगा ऑक्सीनियम सॉल्ट. नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर. तो ईथर में दो अल्काइल ग्रुप होते हैं दोनों तरफ लगे हुए, तो उसका अल्काइल ग्रुप का जो ईथर का है उसका रिएक्शन, तो उसका है फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड. तो जो अल्काइल ग्रुप ईथर में जॉइंट होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं परऑक्साइड. तो जो ईथर में आर ग्रुप्स प्रेजेंट है वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे परऑक्साइड. परऑक्साइड मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन.
ये वाला बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में है उसमें परऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है परऑक्साइड, तो ये बनाता है ईथर। तो यहाँ पे देखिए डाईइथिल ईथर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बहुत देर तक वो ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, तो बन जाएगा परऑक्साइड ऑफ डाईइथिल ईथर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये परऑक्साइड ग्रुप आपके अल्काइल ग्रुप को ज्वाइन हो गया है और उसने बना दिया है परऑक्साइड ऑफ डाईइथिल ईथर। तो डाईइथिल ईथर का जो बॉटल है वो लैब में यदि आप बहुत देर तक ओपन रख दें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो बन जाएगा परऑक्साइड ऑफ डाईइथिल ईथर। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। तो अब हमें देखना है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो प्रेजेंट है ईथर में उसके कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो पहला है रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो CO बॉन्ड जो है अल्काइल और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है हाइड्रोलिसिस देता है। हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है। कोई भी बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो उसे कहेंगे हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, कार्बन और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, तो इसे कहेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सो ईथर्स व्हेन हीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव अल्कोहल्स एंड फिनॉल। जब भी ईथर को आप हीट करोगे डाइल्यूट हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो ब्रेक होके आपको रिस्पेक्टिव अल्कोहल और फिनॉल्स दे देगा। तो आप देख सकते हो ये है आपका ईथर और इसे आप एक्वा सोल्यूशन दैट इज वाटर में हीट कर रहे हो एसिड के साथ। तो वाटर क्यों, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो डाइल्यूट करने के लिए आपने सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर ही ऐड किया है, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या होगा, यहाँ पे वाटर प्लस H2SO4। तो ये हो गया आपका हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज वाटर प्लस H2SO4। तो इधर रिएक्ट करेगा आपके वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड हीट टू ब्रेक इनटू अल्कोहल और फिनॉल्स। तो यहाँ पे बन जाएगा अल्कोहल। तो आप देख सकते हो ये जो R ग्रुप है ये ज्वाइंट हो जाएगा इसको और बना देगा आपका अल्कोहल और बाकी ROH बन जाएगा। तो इसलिए आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल है। यहाँ पे R डैश है तो एक बन जाएगा ये वाला अल्कोहल और दूसरा बन जाएगा ROH वाला। तो एक बन गया R-OH और दूसरा बन गया ROH। यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा फिनॉल क्योंकि यहाँ पे AR ग्रुप है। तो AR ग्रुप आपको पता है क्या देता है, फिनॉल। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिनॉल प्लस अल्कोहल। तो इस तरह से आप कर सकते हो ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव रिस्पेक्टिव अल्कोहल एंड फिनॉल। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ PCl5। तो ईथर जो रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ तो वो देगा अल्काइल क्लोराइड्स। तो ईथर जब रिएक्ट कर रहा है PCl5 के साथ तो वो दे रहा है अल्काइल क्लोराइड्स प्लस POCl3। तो बेसिकली ये दोनों बॉन्ड्स ऑक्सीजन और कार्बन के दोनों तरफ के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। दोनों तरफ के ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड ब्रेक हो गए और कार्बन ने न्यू बॉन्ड बना दिया Cl के साथ। दोनों तरफ के कार्बन ने बना लिया न्यू बॉन्ड Cl के साथ और बन गया RCl प्लस R-Cl प्लस POCl3। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो अल्काइल हीथर्स रिएक्ट करते हैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI एंड HBr के साथ टू गिव अल्कोहल्स एंड अल्काइल हैलाइड। तो कोई भी ईथर जब आप रिएक्ट करोगे स्पेशली अल्काइल ईथर्स जब आप रिएक्ट करोगे HI और HBr के साथ तब आपको मिलेगा अल्कोहल्स एंड अल्काइल ईथर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप
ईथर्स रिएक्ट हो गया HI या HBr के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा RX प्लस ROH। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बन गया एक ROH और एक रह जाएगा आपका RX। तो आपको मिल गया अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। बट आपको पता है अल्कोहल फर्दर रिएक्ट होते हैं आपके हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, ठीक है। तो यह है हाइड्रोजन हैलाइड एसिड, तो इसके साथ अल्कोहल फर्दर रिएक्ट करके बनते हैं अल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल वाले रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस के पार्ट में हमने देखा है अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एसिड्स टू गिव यू अल्काइल हैलाइड बैक। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले ईथर रिएक्ट करेगा HX के साथ टू गिव RX प्लस ROH, और ROH फर्दर रिएक्ट करेगा HX के साथ देने के लिए RX। यहाँ पे वो रिएक्शन है ROH प्लस HX गिव यू RX। इस तरह से आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX मिल रहा है। एक तो पहले यहाँ पे क्लीव होके मिला और फर्दर अल्कोहल भी आपको RX देता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX इज एज यूजुअल हमने देखा है HI ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr है और लास्ट में HCl सबसे कम रिएक्टिव है इस रिएक्शन में, क्योंकि HCl क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड स्मॉल बॉन्ड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जल्दी ब्रेक नहीं हो सकता। बट हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड लार्जर बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और इसलिए वो वीक बॉन्ड है और इसलिए वो जल्दी ब्रेक होता है और जल्दी रिएक्ट होता है। तो ये ध्यान में रखना है, इसलिए HI ज़्यादा रिएक्टिव है HBr से और वो ज़्यादा रिएक्टिव है HCl से। नेक्स्ट है अराइल अल्काइल ईथर्स हैव स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर बॉन्ड। अभी हम बात कर रहे हैं अराइल अल्काइल ईथर्स, ठीक है। ये अराइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है। तो अराइल अल्काइल ईथर्स में बॉन्ड जो होता है ऑक्सीजन और फिनिल रिंग के बीच का, यह अराइल ग्रुप इसे कह सकते हो आप। तो अराइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो शॉर्ट बॉन्ड होता है, और शॉर्ट बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, याद रखना। तो शॉर्ट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए अराइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है शॉर्ट और है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए जब भी आप इसको HI के साथ रिएक्ट करोगे तो वो बॉन्ड कभी भी यहाँ से नहीं ब्रेक होगा बट यहाँ से ब्रेक होगा, हमेशा ऑक्सीजन एंड अल्काइल ग्रुप के बीच में, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसलिए वो वीक बॉन्ड है। बट ऑक्सीजन और फिनिल रिंग के बीच बॉन्ड लेंथ छोटा है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसलिए हमेशा जब भी आप HI के साथ उसको रिएक्ट करोगे तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच में, और बनेगा अल्कोहल दैट इज फिनॉल, क्योंकि अभी वो अराइल के ग्रुप के ऊपर OH है, इसलिए फिनॉल प्लस योर मिथिल आयोडाइड। तो इस तरह से आपको मिलता है फिनॉल, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी आप अराइल अल्काइल ईथर को रिएक्ट करोगे HI के साथ या कोई भी हाइड्रोजन एसिड के साथ, तो आपको हमेशा फिनॉल मिलेगा प्लस अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स। सो एरोमेटिक ईथर्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम पहले देखने वाले हैं। तो द अल्कोक्सी ग्रुप इन एरोमेटिक ईथर इज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो ये अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज OR ग्रुप जो फिनॉल के ऊपर प्रेजेंट है, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो मैंने पिछले बार ही आपको फिनॉल के पार्ट में बताया था एक्टिवेशन क्या होता है। ये ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को। तो बेंजीन रिंग पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, करेक्ट, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर पाता है। क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल के साथ बहुत ईजिली रिएक्ट करता है। अब यदि हम बेंजीन रिंग पे ये OR ग्रुप ज्वाइन कर दे जो और भी इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है बेंजीन रिंग को, क्यों वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है बेंजीन रिंग को, क्योंकि वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ये डोनेट कर रहा है रिंग को, और इसलिए वो इस रिंग को और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, और उसकी वजह से ये रिंग और ज़्यादा जल्दी रिएक्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। बेंजीन तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहा था, बट अब जब उस पर OR ग्रुप लगा हुआ है तब वो ज़्यादा स्पीड में रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा। और याद रखना एक और बात, जैसे फिनॉल आपका
ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग था, सेम वैसे ही आपका ईथर भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब इनकमिंग जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही ज्वाइन होंगे। और ये प्रूफ कर सकते हो आप इस रिएक्शन को देख के, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो, इस रिएक्शन में आप क्लियर कट देख सकते हो कि जब भी आपका ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है रिंग को, तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे भी ऑर्थो पे प्रेजेंट है, करेक्ट। इस स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर में भी ऑर्थो पे प्रेजेंट है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही प्रेजेंट है, मतलब वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन को ही इलेक्ट्रॉन ब्रिज बना रही है। वो मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज कभी नहीं जाता और वो बेटा पोजीशन को कभी भी इलेक्ट्रॉन रीच नहीं बनाता। और उसके वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कभी भी मेटा पोजीशन पे ज्वाइन नहीं होगा, वो कभी भी होगा तो कहाँ पे होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसलिए जो भी अल्कोक्सी ग्रुप्स होते हैं या एरोमेटिक ईथर्स होते हैं, उनमें हमेशा जो एरोमेटिक ईथर्स है उनमें हमेशा आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही ज्वाइन होगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर ओनली इलेक्ट्रॉन ब्रिज पोजीशंस ड्यू टू अल्कोक्सी ग्रुप। तो पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन। तो एनिसोल जो है, एनिसोल मतलब बेंजीन रिंग पे OCH3, दैट इज एनिसोल, इसे कहते हैं एनिसोल, बेंजीन रिंग पे OCH3। तो एनिसोल जो है वो ब्रोमिनेशन रिएक्शन अंडरगो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो एनिसोल को जब भी आप Br2 के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपको मिलेगा ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट, मतलब ब्रोमीन ग्रुप आपके बेंजीन रिंग को ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई और दूसरे कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनिसोल रिंग को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर लेता है कि आपको और कोई दूसरे कैटलिस्ट की इस रिएक्शन में ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप ब्रोमीन डालो और एसिटिक एसिड डालो, एनिसोल में ऐड कर दो और Br2 अपना ब्रोमीन लेकर अपने आप बेंजीन रिंग को ज्वाइन हो जाएगा। पर ज्वाइन होते वक्त हमेशा वो कहाँ होगा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे, दैट इज पैरा ब्रोमो एनिसोल और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल विल बी दी प्रोडक्ट फॉर्म। अभी याद रखना है कि पैरा ब्रोमो एनिसोल मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर, देखो ये 90% फॉर्म हुआ है इसलिए मेजर प्रोडक्ट है, और ये 10% इसलिए माइनर। अब ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन और ब्रोमीन दोनों के लोन पेयर इंटरैक्ट करेंगे और इसलिए रिपल्शन करेंगे। और दूसरी बात है कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है और Br भी थोड़ा साइज में बड़ा है, इसलिए दोनों में स्टेरिक प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये दो रीज़न के वजह से क्या हो रहा है कि ऑर्थो पोजीशन पे ये दोनों एक दूसरे के अच्छे से स्टेबल नहीं है, इसलिए Br उस ग्रुप से सबसे ज़्यादा दूर पैरा पोजीशन पे ही रह पाता है, और इसलिए पैरा ब्रोमो एनिसोल मेजर प्रोडक्ट है और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल माइनर। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो एनिसोल जो है वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, एनिसोल अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और फिर बन जाएगा आपका 4-methoxytoluene एंड 2-methoxytoluene, दैट इज CH3 ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा बेंजीन रिंग को। तो इसे कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो है वो आपके बेंजीन रिंग को अटैच हो रहा है, इसलिए है ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और वो भी होगा पैरा या फिर ऑर्थो पोजीशन पे ही। एंड एज यूजुअल द पैरा प्रोडक्ट इज मेजर एंड द ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर। सेम रीजंस है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक प्रॉब्लम है, OCH3 ग्रुप भी बल्कि ग्रुप है और CH3 भी थोड़ा बड़ा है और दोनों में जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट है। और यहाँ पे OCH3 और CH3 ग्रुप दोनों भी बहुत ही दूर है एक दूसरे से, इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है anisole reacting with CH3COCl again in the presence of anhydrous AlCl3। तो अब वापस आपको जो आपका असाइल ग्रुप है, असाइल ग्रुप पता है आपको, CH3C डबल बॉन्ड O, ये हुआ आपका असाइल ग्रुप। तो जो असाइल ग्रुप है वापस ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे ही ज्वाइन होगा, और एज यूजुअल पैरा वाला होगा मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो वाला होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। सेम रीज़न ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको याद रखना है
कि वो हेलोजिनेशन हो या फिर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, आपके एनिसोल या आपके जो भी अराइल ईथर्स हैं उनमें वो सारे रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ज्वाइन होते हैं और पैरा वाला प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। तो एनिसोल जब भी रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, तो एनिसोल जब भी रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपका नाइट्रो ग्रुप है वापस ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ज्वाइन हो जाएगा। और एज यूजुअल पैरा वाला है मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो वाला है माइनर प्रोडक्ट। तो जब भी आप एनिसोल को रिएक्ट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में, तो NO2 ग्रुप जो HNO3 से है वो निकल के ज्वाइन हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे और बन जाएगा 4 नाइट्रो एनिसोल या फिर 2 नाइट्रो एनिसोल। और उसे कह सकते हो आप ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। और पैरा वाला है वो है मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। अब हम इनके यूजेस देखते हैं। पहला है यूजेस ऑफ अल्कोहल्स। सो मिथिल अल्कोहल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट्स एंड वर्निशेस। तो मिथिल अल्कोहल को आप बहुत बार पेंट या वर्निशेस में सॉल्वेंट की तरह देखोगे। तो जो पाउडर होता है पेंट का उसको एक्चुअली मिथिल अल्कोहल में डिसॉल्व करके फिर पेंट किया जाता है। और लोअर अल्कोहल्स वॉलेटाइल इन नेचर है, इसलिए मिथिल अल्कोहल बहुत जल्दी उड़ जाता है और वो पेंट दीवार पे अच्छे से लग जाता है। नेक्स्ट है इथिल अल्कोहल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट। इथिल अल्कोहल भी सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है या फिर एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर्स में। नेक्स्ट है ईथर्स। Earlier, diethyl ether was used as general anesthetic in surgical operations। जो डाइथिल ईथर है उसे एनास्थेसिया के तरह सर्जिकल ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता था, मतलब बेहोशी की दवाई के लिए डाइथिल ईथर को यूज़ किया जाता था पहले ज़माने में, अब नहीं, ठीक है। वो सर्जिकल ऑपरेशंस में एनेस्थीसिया की तरह यूज़ किया जाता था। डाइथिल ईथर इज ऑल्सो यूज एज सॉल्वेंट फॉर ग्रिनार्ड्स रिएजेंट, वैक्सेस, फैट्स, ऑयल्स, ठीक है। तो डाइथिल ईथर को आप ग्रिनार्ड्स रिएजेंट के सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हो या फैट्स में या वैक्सेस में या फिर ऑयल्स में। नेक्स्ट है फिनॉल्स। तो फिनॉल्स इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फॉर एग्जांपल बैकेलाइट। तो बैकेलाइट के प्रिपरेशन में फिनॉल्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, फिनॉल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। तो आपको पता है आप घर में फिनाइल यूज़ करते हो पर्स पोंछने के लिए। अभी कोविड में तो सबके घर में फिनाइल से ही पर्स पोंछा जाता है बिकॉज इट इज़ एन एंटीसेप्टिक। और इसके वजह से फिनॉल्स एयर फ्रेशनर्स में भी यूज़ होता है, डिओड्रेंट्स में भी यूज़ होता है, माउथ वॉश में भी बहुत कम अमाउंट में पर फिनॉल होता है, कैलामाइन लोशंस में भी फिनॉल होता है, फ्लोर क्लीनर्स में भी फिनॉल होता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फिनॉल एंटीसेप्टिक है। वो बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस को मार सकता है। So that's all for today. Thank you. And if you have any doubt, any comment, any suggestion, you can freely do that on askyourdoubt04@gmail.com. And if you have liked my video, please give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, mistakes are the stairs we climb to reach success. That's all for today. Thank you. Stay tuned.